बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। इस वीडियो में और इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम फिजिक्स क्लास 11 और क्लास 12 के हर चैप्टर के हर टॉपिक के ऊपर जो है वो बात करेंगे। फुल लेंथ डिटेल्ड लेक्चर्स अपलोड करेंगे। अगर आपको इन लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स चाहिए हों तो आप हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जो है वो क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए हो लाइक एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स, तो वो भी आप उसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं आपको वो वीडियो उसी वीडियो में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप वो नोट्स हासिल कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम मेजरमेंट है, उसका पहला टॉपिक जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारा जो लेक्चर होगा ये प्रेजेंटेशन की शक्ल में होगा और प्रेजेंटेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा ये मैं ज़रा आपको समझा दूं। अगर आप देखें तो आपको दो बॉक्स स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। एक लेफ्ट साइड पे है जो कि छोटा बॉक्स है, एक राइट साइड पे है जो बड़ा बॉक्स है। जो लेफ्ट साइड पे जो बॉक्स होगा इसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी जो क्वेश्चंस यहाँ दिए जाएंगे उन्हीं के आंसर्स आपको राइट साइड पे मिलेंगे। इसी तरह हर स्लाइड में दो ही बॉक्स आपको नजर आएंगे, तीसरे बॉक्स में आपको मैं खुद नजर आ रहा हूँ। अच्छा, तो इस तरह जो लेफ्ट साइड पे बॉक्स है वो एक हमारा क्वेश्चन होगा जो इग्निशन का काम करेगा, जबकि राइट साइड में हम उसकी तफसील में बात करेंगे। जैसे जो आज के लेक्चर की अगर आप फुल लेंथ जो डिटेल देख लेते हैं तो आपको इसके बाद आने वाले लेक्चर्स और उनके स्ट्रक्चर की बेहतरीन समझ आ जाएगी। सो बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है, साइंस किन्नू कहते हैं? तो इसका जवाब है कि साइंस एक ऐसे नॉलेज को कहते हैं जो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस के जरिए हासिल होता है। यानी साइंस ऐसे इल्म नू कहते हैं जिहड़ा इल्म सानू मुशाहिदे ते तजर्बे के जरिए हासिल होए। मिसाल के तौर पे हम में से किसी न किसी ने शुरू में इंसान की हिस्ट्री में किसी न किसी ने ये तजर्बा किया होगा कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। अंडा 3 मिनट के बाद जो है वो बॉयल हो जाता है। इसी तरह सूरज जो है वो मशरक से तुलू होता है, सूरज मगरब में गुरूब होता है। इसी तरह 30 दिन के बाद चांद गायब हो जाता है या 29 दिन के बाद। इसी तरह हर साल जो है वो 6 महीने या 8 महीने के बाद जो है वो सर्दियाँ आ जाती हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मुशाहिदे के ज़रिए और तजर्बे के ज़रिए मिली। इसलिए हर वो चीज़ जो हमें ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस के ज़रिए मिलेगी उसको साइंस कहेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक इजाफा करता चलूँ कि साइंस का इल्म जो है ये प्योरली इंसान की सोच और उसके वंडरिंग, उसका हैरान होना चीज़ों को देख देख के इसके ज़रिए हमें असल इंसान ने सोचना शुरू किया भाई ऐसा है तो क्यों है। आसमान से बारिश बरसती है तो आसमान पे ऐसा क्या है? कोई डैम तो नहीं बने हुए या कोई टैंक तो नहीं है जहां से पानी लीक हो रहा है, ये ऐसी क्या वजह है? इसी तरह आसमान से बिजली कड़कती है, वो रोशनी नजर आती है, वो क्या है, क्यों है? यानी इंसान ने सोचना शुरू किया, हैरान और परेशान होना शुरू किया, लोगों चीज़ों को अपने इर्द गिर्द को नेचर को समझने की कोशिश शुरू की। तो इस तरह उसको उसके हाथ में जो भी लगा वो इल्म की शक्ल में वो उसको साइंस कहते हैं। अब यहाँ एक बड़ी मज़े की मैं आपको बात बताऊँ। इसका मतलब ये हुआ कि साइंस हर वो चीज़ है जो हमें मुशाहिदे और तजर्बे से हासिल हो। किताब के अंदर से ये इस डेफिनेशन को अगर आप देखें तो इससे पता चलता है कि साइंस इज नॉट द नॉलेज विच वी गेन फ्रॉम अ बुक। एक बुक को पढ़कर हमें साइंस नहीं मिलेगी। साइंस हासिल करना चाहते हैं, साइंस का इल्म, तो उसके लिए हमें दो काम करना होंगे, जैसे मैंने डेफिनेशन में बता दिए, मुशाहिदा करना होगा और तजर्बा करना होगा। अच्छा, इसके साथ साथ साइंस को नेचुरल फिलॉसफी भी कहते हैं। साइंस इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। अच्छा, क्यों कहते हैं भाई इसको नेचुरल फिलॉसफी? क्योंकि ये नेचर को डील करती है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ का इजाफा करता चलूँ कि साइंस दे विच असीं की करना है, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी करने हैं ते समझने की कोशिश करने हैं किनू, नेचर नू। यानी नेचर नू असीं समझने कि ए की वे ते क्यों है ते किस तरह है।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ दूसरा सवाल है हाउ द नॉलेज ऑफ साइंस इज डिवाइडेड। साइंस का जो इल्म है इसको कैसे डिवाइड किया गया, क्यों किया गया। अच्छा, डिवीजन ऑफ साइंस, इसको हम डिवीजन ऑफ साइंस कहेंगे। शुरू में जब मुशाहिदात भी कम थे, तजर्बात भी कम थे, तो फिर जाहिर बात है साइंस का जो इल्म है वो भी महदूद था। लेकिन जो साइंस का इल्म जो था वो बढ़ता गया इंसानी आबादी की तरह, तो फिर इसको एक ऐसा लेवल आया जब जो कि 19th सेंचुरी है। बेसिकली 19th सेंचुरी के शुरू तक आप यूँ कह लें कि साइंस का जो वॉल्यूम है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका हुआ था। फिर इसको क्लासीफाई करना पड़ा क्योंकि इतना ज़्यादा नॉलेज एक ही जगह पे इकट्ठा हो गया कि इस अमर की ज़रूरत महसूस हुई कि हम इसको डिवाइड कर दें। तो फिर इसके लिए शुरू में इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, दो ऐसे हिस्से किए गए। एक हिस्से का नाम रखा बायोलॉजिकल साइंसेस, जबकि दूसरे हिस्से का नाम रखा फिजिकल साइंसेस। अच्छा, अब अगले टॉपिक में अगले पेज पे हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल साइंसेस क्या हैं और फिजिकल साइंसेस क्या हैं। अच्छा जी, अब हमारा सवाल है कि व्हाट आर बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस किन्नू कहते हैं भाई, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪੌਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਵਾਨਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ इल्म है, जड़ा इल्म है, मालूमात है, उन्होंने उसी बायोलॉजिकल साइंसेस कहने हैं। यानी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है। फिर बायोलॉजी के आगे दो बच्चे हैं जिसको बॉटनी और ज़ूलॉजी कहते हैं। बॉटनी में हम पौधों को और ज़ूलॉजी में हम जानवरों को स्टडी करते हैं। लेकिन शुरू में इसका एक ही सब्जेक्ट था जिन्होंने असी बायोलॉजी कहने। बाद इनू बॉटनी ते ज़ूलॉजी डिवाइड किया, वो भी अपनी सहूलत वास्ते ताकि असी पौधों को अलग ते जानवरों को अलग डील कर सकीए। अच्छा जी, उस तो बाद साडा अगला सवाल है कि व्हाट आर फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस किस चीज़ को कहते हैं या क्या है? तो भाई फिजिकल साइंसेस की डेफिनेशन ये है कि भाई ऐसी चीज़ें, ऐसा नॉलेज जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, यानी जिहदे विच असीं बेजान शैवां दे बारे पढ़ने आ, असीं उन्हां नूं फिजिकल साइंसेस कहने। अच्छा, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ सब्जेक्ट ने ਜਿਹੜੇ फिजिकल साइंसेस ਨੂੰ डील करते हैं? ਉਹਦੇ ਚ सब तो पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री है, फिर एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी है। ਇਹ मेन सब्जेक्ट ने ਜਿਹੜੇ फिजिकल साइंसेस ਨੂੰ डील करते हैं। अच्छा जी, उस तो बाद अगला सवाल है कि व्हाट आर फंडामेंटल साइंसेस। फंडामेंटल साइंसेस क्या चीज़ें हैं, ये किस चीज़ को कहते हैं? भाई फंडामेंटल साइंसेस जो है ये बेसिक साइंसेस को कहते हैं। हर फील्ड में जाने के लिए, जैसे मेडिकल में जाते हो तो आप एफएससी करते हो या उसको हम प्री मेडिकल भी कहते हैं। आप इंजीनियरिंग में जाते हो तो उसको हम प्री मेडिकल कहते हैं, प्री इंजीनियरिंग कहते हैं, उसके लिए एफएससी करते हो आप। तो वो जो 2 साल का टाइम पीरियड होता है उसमें हम प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग की जो बेसिक्स हैं उसको पढ़ते हैं। तो फिर ऐसी साइंसेस जो हमें बेसिक्स प्रोवाइड करती हैं, बुनियादा फराहम कर दियां ने, वो वाली साइंसेस ਨੂੰ ਅਸੀਂ फंडामेंटल साइंसेस कहने हैं। ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ सब्जेक्ट शामिल ने जिस तरह ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ पढ़ चुके हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स is the mother of sciences, geography, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ फंडामेंटल साइंसेस भी कहने हैं। अच्छा जी, आगे चलने। साडा अगला सवाल है कि व्हाट आर द मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल साइंस ਦੇ ਕਿਹੜੇ मेन महाज ने ਜਿਹਦੇ ਤੇ फंडामेंटल साइंस ने लड़ना होता है? तो भाई मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेस, फंडामेंटल साइंसेस के जो मेन फ्रंटियर्स हैं वो हैं 3, 1 2 3। पहला, there are 3 main frontiers of fundamental sciences। पहला महाज ਜਿਹਦੇ ਤੇ फंडामेंटल साइंस ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ extremely large objects, the world of extremely large objects, यानी बहुत ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ फंडामेंटल साइंस ने डील करना ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यूनिवर्स बजाते खुद, कायनात बजाते खुद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ਹੈਗੀ है। अच्छा जी, एक और बड़ी मजे की गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। रेडियो टेलीस्कोप्स have recently detected the firelight of the Big Bang, which probably started off the expanding universe nearly 20 billion years ago। रेडियो टेलीस्कोप्स ने कुछ फायरलाइट ਨੂੰ कैच किया है
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਅਗੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਫਾਇਰਲਾਈਟ ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਕੀਆਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਲਕਿ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਕੀਆਤ ਤੇ ਤਾਹਿਆਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ फ्रंटियर वो की होया है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। दूसरा मेन फ्रंटियर क्या है द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इसमें हमने बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे जस्ट लाइक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन मीजॉन बोसॉन्स ठीक है जी फर्मियंस वगैरह इन चीज़ों को स्टडी करना होता है। तो ये है जी वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। और तीसरे नंबर पे द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स। मिडल साइज्ड ਤੁਸੀਂ हैरान होवोगे सुन के कि मिडल साइज्ड ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ किनारा मॉलिक्यूल है जबकि दूसरा किनारा अर्थ है। मिडल साइज्ड थिंग्स जो है दे स्टार्ट फ्रॉम extremely small particle that is molecule to the other end that is earth। अच्छा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਸੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ middle sized things है the word of middle sized things ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਦ ਵਰਡ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਟਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਮੇਨ ਫਰੰਟੀਅਰਸ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸਸ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਤਿੰਨ ਫਰੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸਸ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਡ ਆਫ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਲਾਰਜ ਆਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਆ। दूसरा है वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जिहदे विच असीं बहुत छोटे पार्टिकल्स ਨੂੰ स्टडी करने हैं। जबकि तीसरा है द वर्ड ऑफ कंपलैक्स मैटर ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਥ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜ ਹੈ ਇਸ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स की शय है, फिजिक्स क्या होती है। बड़ा मजेदार सवाल है। तो फिजिक्स ऐसे इल्म को कहते हैं, ऐसे नॉलेज को कहते हैं जिसमें हम मैटर एनर्जी और उन्होंने दा आपस का जो ताल्लुक है म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है पढ़ना होता है। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अच्छा जी ये हुण दो चीज़ां आ रही हैं, एक मैटर दूसरा एनर्जी। तो फिर इन्होंने दोनों भी अलग अलग पढ़ना पेगा। मैटर की शै वे एनर्जी की शै वे यह भी वेख लेने। तो मैटर की वे पहले वेख लेने। मैटर हर वो शै जिसका मैस हुंदा है तो जिहड़ी जगह घेरदी है उन्होंने उसी मैटर कहने, यानी ऑल दैट हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। अच्छा मैटर जिहड़ा है यह चार मुख्तलिफ हालतां दे विच पाया जाता है। इट एग्जिस्ट्स इन 4 डिफरेंट स्टेट्स, नेमली नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस ते नंबर 4 प्लाज्मा। प्लाज्मा जिहड़ा हुंदा है इहनूं असीं आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर भी कहने या दूसरे लफ्ज़ां दे विच इसनूं 4th स्टेट ऑफ मैटर भी कहने। आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर इहनूं इस वास्ते कहने कि इहदे च जिहड़ा मटीरियल है मैटर है वो आयन्स की शक्ल इख्तियार कर लेंदा है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा जी उसके बाद एनर्जी जो कि दूसरा मेन करैक्टर है फिजिक्स का, उसकी डेफिनेशन है द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। किसी जिस्म दे काम करने की सलाहियत नूं एबिलिटी नूं जिहड़ी खासियत है उन्होंने असी एनर्जी कहते हैं। अच्छा जी एनर्जी कौन कौन से यूनिट्स में मैयर की जाती है। इट इज़ मैयर्ड इन जॉल्स, अर्ग्स, कैलोरीज। इट इज़ इसके अलावा जो वाट सेकेंड फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सारे एनर्जी के यूनिट्स हैं। अच्छा जी हुण एक नवी चीज़ कि फिजिक्स केड़े लफ्ज़ विचों निकली। फिजिक्स जिहड़ा है यह लफ्ज़ फिजिक्स है यह ग्रीक लफ्ज़ फिजिकोस दे विचों निकलिया जिहदा मतलब है कि नेचर नूं मैक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक लैवल ते जाके यानी which is concerned with all aspects of nature on both the macroscopic and sub microscopic levels। यानी नेचर को आप मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है लार्ज स्केल और सब माइक्रोस्कोपिक जैसे हम ऊपर पढ़ के हैं फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेस उसमें मैक्रोस्कोपिक मीन लार्ज स्केल और माइक्रोस्कोपिक मीन मिडल स्टेज एंड सब माइक्रोस्कोपिक मीन द एक्सट्रीमली लार्ज स्टेट स्मॉल स्टेट। तो फिर हमने तीनों लेवल्स पे इसमें माइक्रोस्कोपिक नहीं लिया, हमने सब माइक्रोस्कोपिक लिया है
क्योंकि उसमें जो माइक्रोस्कोपिक है वो ऑलरेडी उसके अंदर जाम हो जाती है। तो फिर हम स्मॉलेस्ट स्केल से लेकर लार्जेस्ट स्केल तक नेचर के अंदर पाई जाने वाली हर चीज के हर पहलू को हम देखते हैं। ये है इस फिजिकोस का मतलब, जो कि ग्रीक वर्ड में से लिया है। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਜ਼ਿਕੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि स्टडी ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व्स, फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ भाई, कौन कौन सी चीजें हैं जो फिजिक्स की इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होती हैं। द स्टडी ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेटिंग थिंग्स लाइक, सब तो पहले ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, द लॉज ऑफ मोशन, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿजिक्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ, फिजिक्स ਦੀ शुरुआत हुई। द लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के लॉज, इसमें इन लॉज शामिल नहीं है, सिर्फ लॉज है। इन लॉज का मतलब समझते हैं, वो शामिल नहीं है। हरकत के कवानीन, जिसको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, इसमें हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द की जो स्पेस और टाइम है, मकान और जमान, स्पेस मीन मकान, टाइम मीन जमान, मकान और जमान का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है। अच्छा जी, उसके बाद द नेचर एंड टाइप ऑफ फोर्सेस दैट होल्ड डिफरेंट मटेरियल्स टुगेदर, हमने देखना है कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं हमारे इर्द गिर्द, उनकी नेचर क्या है, उनकी टाइप क्या है, और वो किस तरह से मुख्तलिफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ के रखी हुई है। फिर द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स, मुख्तलिफ पार्टिकल्स के दरमियान, वो चार्ज पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको देखते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर एंड सो ऑन, और फिर इसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी लाइट का मैटर के साथ जो है इंटरेक्शन वो भी देखते हैं। और इसके साथ साथ ये बहुत लंबी फहरिस्त है, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, शाम पड़ जाएगी इसको बताते बताते। अच्छा जी, उसके बाद न्यू डिसिप्लिन्स इन फिजिक्स, फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋਏ। ਤੇ ਨਿਊ ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਇਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਏ, ਜਦੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਲੈ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋ ਗਈ। साइंटिस्ट स्टार्ट्स बिलीविंग दैट एवरीथिंग अबाउट फिजिक्स हैज बीन डिस्कवर्ड। लोगों ने ये सोचना शुरू किया साइंटिस्ट ने कि फिजिक्स में या फिजिक्स के मुतालिक हर चीज़ डिस्कवर हो गई, लेकिन ए ख्याल बातिल हैगा सी, ऐसा वैसा कुछ नहीं सी हैगा। जो ही 20वीं सदी शुरू हुई, एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, बहुत से न्यू एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स जो हैं उनके साथ पता चला कि भाई बहुत सारे पिछले साइंसदानों की जो इन्वेस्टिगेशंस थी और उनके बनाए हुए जो कवानीन हैं उनको मजीद पढ़ना पड़ेगा, बल्कि उनको चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। तो मैनी न्यू एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स रिवील्ड दैट लॉज फार्मुलेटेड बाय प्रीवियस इन्वेस्टिगेटर्स नीड मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन तो मुराद है कि उन्होंने चेंज करना पड़ेगा। भाई वो जी गल असी पहले फाइंड आउट करके ਉਹਦੇ ਤੇ मोहर ला चुके हैं, वो जरूरी नहीं कि वो सही होए, बल्कि वो अगर सही है तो ਉਹਦਾ एक खास लैवल हो सकता है, एक खास लैवल तक, महदूद लैवल तक सही हो सकती है। ਉਹਦੀ एक लिमिटेशंस ने उस तो बाद ਉਹਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ मजीद पढ़ना चाहते हैं तो ਉਹਦੇ वास्ते मॉडिफिकेशंस करनियां पैणगियां। फर्दर रिसर्चेस गेव बर्थ टू न्यू डिसिप्लिन्स इन फिजिक्स। मजीद जब फिजिक्स में मजीद रिसर्चेस हुई तो फिर उसके नतीजे में नए डिसिप्लिन जो थे वो वजूद में आए, जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटीज। अच्छा, थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटीज दो तरह दियां ने, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिहड़ी आइनस्टाइन ने 1905 में पेश की थी। फिर उस बंदे ने, अल्लाह बंदे ने 10 साल मजीद ਇਹਦੇ ਤੇ काम किया, एक की पेंट पाई रखी पूरे अरसे, जब शायद लोग कहते हैं वाल ही नहीं कटवाए मेरे यार। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1916 च पेश की थी। उस तो बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये नए डिसिप्लिन्स थे फिजिक्स की दुनिया में जो नई रिसर्च की वजह से जो है वो ये पैदा हुए। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इनके ऊपर मजीद बात कर लेते हैं। वट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। असा हुण ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ कि न्यूक्लियर फिजिक्स किहनूं कहने हैं। भाई न्यूक्लियर फिजिक्स ते ना तो ही सही समझ आ रही है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਨਿਊਟ੍ਰॉन ਤੇ ਪ੍ਰੋਟॉन ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਡੀल्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। सो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम प्रॉपर्टीज और बिहेवियर देखते हैं, खसूसियात और बर्ताव देखते हैं। किसका? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई
सम है न्यूक्लियस का, यानी सिंगुलर और प्लूरल है। सिंगुलर हो तो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियाई प्लूरल है किसका? न्यूक्लियस का। अच्छा, उस न्यूक्लियस के बारे में और न्यूक्लियस के अंदर की जो मखलूकात हैं, यानी जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, उनके प्रॉपर्टीज और उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा जी, दूसरे नंबर ते व्हाट इज पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स किनू कहंदे आ? तो पार्टिकल फिजिक्स के नाम तो ही पता चल रहा है, कहते जी ਅਸੀਂ पार्टिकल के बारे पढ़ने। केड़ा पार्टिकल पढ़ने जी? अल्टीमेट पार्टिकल्स। ऐसी साइंस, ऐसी फिजिक्स जिहदे विच असी किसी शै दे अल्टीमेट पार्टिकल्स के बारे खोज लगाने। अल्टीमेट पार्टिकल्स तो की मुराद है? बई छोटे तो छोटा पार्टिकल जिहदे नाल मिल के कोई शै बनी होंदी। सो इट डील्स विद द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच द मैटर इज कंपोज। जिस तरह तुसी एक दीवार वेखदे हो, दीवार दे विच इट्टां चिणियां होंदियां, ते इट्टां दे हर इट जिहड़ी है, एक ब्रिक जिहड़ी है, इट नूं इंग्लिश च ब्रिक कहंदे ने। उस ब्रिक दे अंदर जिहड़ा सब तो छोटा पार्टिकल है वो है रेत दा एक छोटा जिहा जर्रा। तो फिर इसदा मतलब हुआ है कि दीवार जिहड़ी है वो इट्टां नाल बनियां, ते इट्टां किहदे नाल बनियां? रेत दे जर्रात नाल या मिट्टी दे जर्रात नाल। तो फिर दीवार दा अल्टीमेट पार्टिकल की होया? सैंड ग्रेन, रेत का एक जर्रा। अच्छा जी, उस तो बाद व्हाट इज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स किन्नू कहंदे आ? तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही होती है। अच्छा, फिर तो एक और गल है दसदा कि स्पीड ऑफ लाइट इन्नी ज़्यादा है कि रोशनी एक सैकंड दे विच ज़मीन के इर्द गिर्द 7 चक्कर मुकम्मल कर दिया। ठीक है जी, यदि कैलकुलेशन करके वेख लो भावें। सो इट डील्स विद वेलोसिटीज अप्रोचिंग टू दैट ऑफ लाइट। उस तो बाद आखिरी गल है साड़ी कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स किनू कहंदे हैं। व्हाट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स? सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है? तो भाई सॉलिड स्टेट फिजिक्स का ताल्लुक मैटर की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड्स, उस फॉर्म में उसके स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज, यानी उसदा सी बनावट वेखने, उसदा स्ट्रक्चर की वे ते उसदी खसूसियात की ने, किस हालत विच? सॉलिड हालत विच। तो सॉलिड हालत विच असी किसी सॉलिड की, किसी मटीरियल की दी जिहड़ी स्ट्रक्चर, यानी उसदी बनावट, उसदा ढांचा, उसदी साख्त और उसदी नाल उसदी प्रॉपर्टीज नूं स्टडी करना होंदा है। सो इट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आगे चलते हैं। साडा अगला सवाल है फिजिक्स एंड अदर डिसिप्लिन्स। अच्छा जी, फिजिक्स सिर्फ अपने हद तक महदूद नहीं, यानी कि फिजिक्स ऐसी साइंस नूं नहीं कहंदे जिहदे च सिर्फ फिजिक्स ही पढ़िया जाता है, बल्कि फिजिक्स बड़ा फंडामेंटल सबजैक्ट वे, ते ये दूसरे साइंसेस दे नाल जदों डील करता है तो नवीं शाखां वजूद विच आईयां। सो फिजिक्स वाज मोस्ट फंडामेंटल ऑफ साइंसेस एंड प्रोवाइड्स ब्रांचेस ऑफ साइंसेस, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल लॉज। अच्छा, फिजिक्स ने दूसरे जिहड़े साइंसेस ने, फंडामेंटल साइंसेस या बायोलॉजिकल साइंसेस, उन्हां दे नाल मिल के नए प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स और फिर फंडामेंटल लॉज बनाए। अच्छा, एक होर गल है कि मिक्स्ड ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की मिक्स्ड ब्रांचेस से क्या मुराद है? अच्छा, मिक्स्ड ब्रांचेस तो मुराद है वे कि भाई फिजिक्स दी दूसरे जड़ियां साइंसेस ने उन्हां दे नाल ओवरलैपिंग दे वजह तो वजूद आने वाली साइंसेस। सो द ओवरलैपिंग ऑफ फिजिक्स एंड अदर फील्ड्स गिव बर्थ टू न्यू ब्रांचेस। फिजिक्स की जब दूसरी साइंसेस के साथ ओवरलैपिंग हुई, उनकी मिक्सिंग हुई, जब हमने दोनों को या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को हमने इकट्ठा पढ़ना शुरू किया, तो उसके नतीजे में जो नई ब्रांचेस वजूद में आई उनको हम मिक्स्ड ब्रांचेस ऑफ साइंस भी कहते हैं। जिहदे विच सब तो पहले वे एस्ट्रोफिजिक्स, जिहदे च असीं एस्ट्रोनॉमी यानी आसमानी दुनिया के बारे पढ़ रहे हैं फिजिक्स के कवानीन को सामने रख के। बायोफिजिक्स, जिहदे विच असीं बायोलॉजी यानी लाइफ को पढ़ते हैं, फिजिक्स के कवानीन को, प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए। केमिकल फिजिक्स में हम केमिस्ट्री की बातों को पढ़ते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ विद द लॉज ऑफ फिजिक्स। इसी तरह इंजीनियरिंग फिजिक्स में हम देखते हैं कि भाई फिजिक्स का इंजीनियरिंग में क्या काम है, कैसे और किस तरह ये हेल्प आउट कर सकती है। जियो फिजिक्स, ज्योग्राफी को पढ़ते हैं फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए। हेल्थ फिजिक्स, कैसे देखते हैं कि हेल्थ को किस तरह फिजिक्स के प्रिंसिपल्स की बेस पे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। एट द नाल मेडिकल फिजिक्स, मेडिकल दे विच वेखदे हां कि फिजिक्स का की रोल है। फिजिकल ओशियानोग्राफी, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ कि ਕਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵੇ, ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਓਸ਼ੀਆਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। तो फिर असीं वेख्या कि फिजिक्स एक बहुत फंडामेंटल साइंस वे, तो फिजिक्स के दूसरे साइंसिस दे नाल मिक्सचर की वजह तो नए
ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। हाँ, एक रह गया फिजिक्स ऑफ म्यूजिक, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ म्यूजिक ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ, व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिक्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, फिजिक्स ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪਲੇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। अच्छा, वैसे हर सबजैक्ट का बंदा यही कहता है कि वह सबजैक्ट बड़ा मशहूर है। मैं फिजिक्स का टीचर हाँ तो मैं यही कहांगा फिजिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। साइंस और इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री वाला यह कहेगा जी केमिस्ट्री के बगैर कख नहीं होया, बायोलॉजी वाला कहेगा जी बायोलॉजी को कट दो तो सब कुछ ही खत्म हो जाता है। ये भी कोई शक नहीं कि वो सारे लोग अपनी अपनी जगह पर सही कह रहे हैं, लेकिन फिजिक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में, इसकी बात तफसील से कर लेते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी पहले देख लेते हैं। पोटेंट फोर्स टू चेंज द आउटलुक ऑफ मैनकाइंड। साइंस और टेक्नोलॉजी इंसान की जो आउटलुक है, पूरी दुनिया की लोगों की जो जिंदगी का रहन सहन, हर शहर को चेंज करने वाली सबसे स्ट्रांग फोर्स है। पोटेंट का मतलब बड़ी स्ट्रांग फोर्स। टेलीकम्युनिकेशन देख लो, टेलीकम्युनिकेशन में फास्ट मीनस ऑफ कम्युनिकेशन, जिहदे ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਫਾਸਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਾਈ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ। ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਜੀ ਵਾਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘੱਟ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਫੋਨ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, और WhatsApp ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਸ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਸੇजेस ਔਰ ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ, ਔਰ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ? फिजिक्स ਦੇ रूल्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन की वजह से आप ये इस काम को करने में कामयाब हुआ। नाउ द प्लैनेट हैज बीन चेंज्ड इनटू ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज, आप एक यहाँ हैं एक शहर में, 2 घंटे के बाद आप किसी भी दूसरे शहर में जा सकते हैं, 4 घंटे के बाद आप किसी जो है दूसरे मुल्क के किसी करीबी शहर में जा सकते हैं। सो प्लैनेट अर्थ हैज बीन चेंज्ड इनटू ग्लोबल विलेज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए, जैसे मैं ऊपर भी कह रहा था, तो उसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स का बहुत बड़ा रोल है। कंप्यूटर नेटवर्क्स के बगैर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जीरो है। अच्छा, अब एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। चलो, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जो है क्या नाम है आपका, मोबाइल फ़ोन्स कितने महंगे होते थे। शुरू में तो वो बहुत सस्ते सादा से होते थे, जैसे नोकिया 3310। फिर इसी तरह वो सिम्बियंस आए, और फिर एंड्रॉयड्स, और अब स्मार्टफोन्स, और फिर बहुत सारी और। इसमें ऐसी कौन सी चीज़ हुई? इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स, आप देखते हो ना मोबाइल फ़ोन्स में माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से आप जो कंप्यूटर का सारा काम है आप अपने लैपटॉप पे, और लैपटॉप से आप अपना मोबाइल पे ले गए हो। और माइक्रो प्रोसेसर्स और चिप्स जो है, ये बेसिक आइडियाज़ ऑफ फिजिक्स, जिसको हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं, इसकी वजह से जो है वो आप तक पहुँचे। सो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में होने वाली तरक्की की वजह से आप माइक्रो प्रोसेसर्स और चिप्स बनाने में कामयाब हुए, क्योंकि ये सेमी कंडक्टिंग मटीरियल्स हैं। इस वजह से आप कंप्यूटर नेटवर्क्स बना रहे हो, कंप्यूटर नेटवर्क्स की वजह से आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी में तरक्की हो रही है। अच्छा, अब एक और बात, चिप्स, माइक्रोचिप्स, जिनको हम आईसी भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कहते हैं, दे आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन, सिलिका। और सिलिकॉन कितने जो हासिल होती है? रेत विचों। सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंड, रेत से हासिल होती है जी सिलिकॉन। सिलिकॉन से बनती है माइक्रोचिप्स, माइक्रोचिप्स से बनते हैं माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर से आपके मोबाइल फोन्स, आपके कंप्यूटर, और फिर सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसके साथ आपने पूरे ग्लोब यूँ अपनी मुट्ठी में किया हुआ। सो हजे फिजिक्स का रोल साइंस और टेक्नोलॉजी दे विच, टेलीकम्यूनिकेशन विच, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच। अगे चलते जी, मेरा ख्याल हुण टाइम है समरी पेश करन दा। तो सब तो पहली गल असीं पढ़ी कि साइंस इज द नॉलेज अबाउट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। कि भाई साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो कि बेसिकली लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में है, और ये ऐसा नॉलेज है जो हमने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस के जरिए हासिल किया।
फिजिक्स क्या है? फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। फिजिक्स का ताल्लुक मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन और उनके अलग अलग स्टडी के साथ है। फिजिक्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल साइंसेस। अभी इसी देख लिया कि फिजिक्स जड़ा है फंडामेंटल साइंसेस विचों एक है। फिजिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ये भी हमने देखा कि फिजिक्स जड़ा है एज एन साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में इसने बहुत हेल्प आउट किया। Science and technology are a potent force for change in the outlook of mankind. Mankind पूरी दुनिया के लोगों की इंसानियत की जो आउटलुक है उसको चेंज करने वाली जो पोटेंट फोर्स है वो साइंस और टेक्नोलॉजी है। और साइंस और टेक्नोलॉजी फंडामेंटल साइंसेस की वजह से जो है वो तरक्की की, और फंडामेंटल साइंसेस में फिजिक्स एक अहम सब्जेक्ट है। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज में रह रहे हैं। और आखिरी बात ये थी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ चिप्स विच आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन एंड दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंड। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग जी। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा, बहुत बहुत असी धन्यवाद कहने, बहुत मेहरबानी तुहाडी, तुसी इस लेक्चर ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। और इस लेक्चर ਨੂੰ मजीद बेहतर करने वास्ते तुसी अपनी सजेशन दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो इस वीडियो के कमेंट्स ਵਿੱਚ तुसी जो भी चाहते हो ਉਹਦੇ बारे तुसी अपनी राय दे सकते हो। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ फीडबैक ਦੇ बड़े ਜਿਹੜਾ मुंतज़र रहांगे और मशकूर होवांगे। इस तो बाद साਡਾ ਜਿਹੜਾ अगला लेक्चर होएगा ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ पढ़ांगे फिजिकल क्वांटिटीज़, और फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम देखेंगे कि जो बेस क्वांटिटीज़ है वो क्या हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं, और इनकी हम एग्जांपल्स के ऊपर बात करेंगे। अगले लेक्चर तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखियो, और सब संगियां नू, सब दोस्तां नू, बेलियां नू मेरी तरफों एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।